राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ है भाई अवनीश पीएन शर्मा जी। बाबा जी प्रणाम। दर्शकों को भी राम राम जी। अवनीश भाई, आपके उधर गोरखपुर भी तो, गोरखपुर का जो कछार है ये, यहाँ तो अक्सर बाढ़ का पानी चढ़ाता है। बाढ़ जो है वो सामान्य, लगभग उतना पानी तो हर साल ही आता है, कभी ज्यादा कभी कम। आपके इस बार गोरखपुर में बाढ़ की क्या स्थिति है? सर, मेरे गृहनगर गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति है ही नहीं। कोई बाढ़ नहीं है, बल्कि इस बार एटा, इटावा और बिजनौर जनपद, औरैया जनपद, उत्तर प्रदेश के ये इलाके जिन्होंने बाढ़ बहुत कम देखी है। यहाँ तक कि अवध के आसपास यानी लखनऊ के आसपास के इलाके, वहां पर बाढ़ है सर। पूर्वांचल में बाढ़ नहीं। जी। जी। पर सर मैं एक बात जानता हूं, जहां बाढ़ आती है, बाढ़ जो है एक नेचुरल फिनोमेना है। हम्म। और अखिलेश जी जिस तरीके से बाढ़ को मुद्दा बना रहे हैं, स्पेशली प्रयागराज की बाढ़ को, अनुपम मिश्रा जी ने अपने चैनल पे कहा है कि साहब जहां बाढ़ है वहां वो गंगा के किनारे जो है वहां लोगों के घर डूबे हैं। अदरवाइज शहर में ऐसा कोई बाढ़ का प्रकोप नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। परंतु अखिलेश जी जो मुद्दा बना रहे हैं, या आज अखिलेश जी ने एक बड़ा कमाल का काम किया है, वोट चोरी वाले राग में वो भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कुंदरकी में भी तुमने वोट चुराया था। ये हताशा क्या कह रही है अखिलेश की? मुद्दों का अकाल पड़ गया है क्या? ठीक उत्तर है। प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में जहां वाकई मुद्दों की कमी नहीं है, क्या सचमुच के जो मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी बाबा ये जी, क्या है? सचमुच का जी आपका गलत आरोप है अखिलेश यादव जी पर। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि कैसे अखिलेश यादव जी बिल्कुल सचमुच के मुद्दे उठा रहे हैं। आपने बाढ़ का जिक्र किया ना, प्रयागराज की बाढ़ का जिक्र किया, बनारस के ये दो जगहों के बाढ़ की आपने बात की। बिजनौर मैंने आपको गिनाया। पूर्वांचल इस बार बिल्कुल आराम से है, तबीयत से है, क्योंकि नेपाल ने पानी छोड़ा नहीं है। जब पानी नेपाल छोड़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ राप्ती में और रोहिन में आता है, और उससे पूर्वांचल के गोरखपुर वाला इलाका जो है वहां बाढ़ आती है। वो आएगी, जब आएगी तो आएगी, हर साल आती है। अब सवाल ये होता है कि अखिलेश भी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ना सर। दर्शकों जरा याद करिएगा, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि बाढ़ तो भाई एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रतिक्रिया है बारिश की। वो होती है, हर साल होती है, हमेशा से होती आई है। क्या कभी आपने बाढ़ आने पर या बाढ़ क्यों आई नदी द्वारा, इस पर किसी पार्टी को, किसी सरकार पर आरोप लगाते हुए देखा है? नहीं। बाढ़ आने पर विपक्ष की सारी पार्टियां किस तरह के आरोप लगाती थी? बाढ़ राहत और बचाव काम में यह सरकार ढीली है, बाढ़ में राहत के काम नहीं किए जा रहे हैं, पुनर्वास के कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है, फलाने बांध टूट गया है वहां पर मरम्मत नहीं की जा रही है, पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इस वजह से फलाने बांध टूटा। बाढ़ राहत और बचाव में मेडिकल कैंप्स नहीं लग रहे हैं, लोगों तक राशन पानी नहीं पहुंच रहा है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा कब मिलेगा? आपने अब जब कहा ना कि क्या ये मुद्दा लेस हो गए हैं अखिलेश, बिल्कुल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ में राहत और बचाव कार्य खुद मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीनियर आईएएस की एक पोस्ट होती है जिसका नाम होता है राहत आयुक्त, राहत कमिश्नर नाम की एक पोस्ट होती है। और आज बता दूं, मेरे स्वर्गीय पिताजी कभी जो है उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त भी रह चुके हैं जब सेवा में थे। सवाल ये होता है सर कि अब
किसानों की फसल बाढ़ में कितनी खराब हुई है, अति ओलावृष्टि या इस तरह के मौसम के कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो अब आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें तुरंत पड़ताल होती है, रेवेन्यू के लोग पड़ताल करते हैं और समय समय पर उसका उचित मुआवजा और फसल बीमा योजना जो सरकार की है, केंद्र सरकार की, जिसको डबल इंजन की सरकार होने के नाते उत्तर प्रदेश में वो लागू है। तो अखिलेश मुद्दा विहीन है, बिल्कुल मुद्दा विहीन है। क्या अखिलेश ने कहा कि किसानों की फसल का मुआवजा कब मिलेगा? नहीं ना। वो मौज किस बात पर ले रहे हैं? वो मुद्दा क्या बना रहे हैं? बनारस की गलियों में गंगा का पानी है। अरे भाई नहीं साहब, नहीं हमेशा नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे जो सबसे आपत्तिजनक उनकी बात लगती है, कुंभ में इतने हजार करोड़ व्यय किया, इसके बावजूद बाढ़ आ गई। उनको असली शिकायत अभी भी कुंभ से बनी हुई है। मैं इसीलिए क्यों? कह रहा हूं भाई साहब, अब इसको घुटने में बुद्धि होना रसिस्ट टिप्पणी नहीं है। अब इसको घुटने में बुद्धि होना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और घुटना तो छोड़ दीजिए, अब इसको तो मैं तलवे में बुद्धि होना कहूंगा। अरे भाई, महाकुंभ में बाढ़ न आए इसकी योजना थी क्या महाकुंभ? हाँ, बिल्कुल। क्या, ये कुंभ क्या कुंभ उलझुल में जो सवाल है खर्चे भाई? हुए वो अलग थे। भाई फ्लाईओवर्स बने, सड़कें हाँ बनी, सड़कों की हाँ कनेक्टिविटी बनी, और उसके साथ जो वहां के सैनिटेशन के कार्यक्रम हुए और सीवेज के कार्यक्रम हुए, ये सब परमानेंट बहुत सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के। ऐसे किसी इवेंट में आप मुझे ये बताइए, ओलंपिक अपने यहाँ कराने के लिए क्यों देश मरे जाते हैं? क्यों मरे जाते हैं? कंपटीशन क्यों होता है कि नहीं नहीं ओलंपिक हमारे यहाँ हो जाए, एशियन गेम्स हमारे यहाँ हो जाए? इसलिए क्योंकि एक बड़ा फंड आता है, और जब बड़ा फंड आता है तो उस ओलंपिक सिटी या एशियाड की सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसमें कांग्रेस उसमें भी कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला करके खा चुकी है। वो कौन से नेता थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने, कलमाड़ी थे मेरे ख्याल से, हाँ कलमाड़ी, सुरेश कलमाड़ी। हाँ सुरेश कलमाड़ी खूब खा के बैठे हैं। सर देखिए ऐसा है, आपने पैरों के नीचे से जमीन छीन ली है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, मुद्दा है नहीं, पीडीए का भांडा फूट चुका है। इसलिए अनाप शनाप बातें, और सनातन से तो इनको द्रोह ही है। वाह साहब, एक मौलाना ने इनकी धर्म पत्नी को नंगी औरत कह दिया, और जमीर नहीं जागा, जुबान नहीं खुली, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। एक अपने दो चार गुंडों से गाली खिलवा दिया और दो चार थप्पड़ लगा दिए, इतिश्री हो गई, भाभी जी की इज्जत बच गई। अरे सपाइयों, उठो जागो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। लेकिन नहीं, रीढ़ की हड्डी हरे रंग की चादर में लपेट के तोड़ के रख लिया है अखिलेश यादव ने। अब आता हूं सर, उनका दूसरा वोट चोरी का आरोप। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती। इन 37 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने वोट चुराए, बताएं पहले। बीजेपी आरोप लगाए चाहे ना लगाए, मैं कुंदरकी के इनके इसी कुतर्क पर इन पर प्रतिप्रश्न उठाता हूं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आके जवाब दीजिए। एक एक सीट जो आपने जीती है, आपने ऑटो की चोरी की या नहीं की? अगर आपने उस समय ऑटो की चोरी नहीं की, ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त थी, वोटर लिस्ट बिल्कुल दुरुस्त थी, तो जहां आप जीते वहां ऑटो की चोरी नहीं, और जहां आप हार जाएंगे वहां ऑटो की चोरी। ये बेशर्मी इस देश का मतदाता, इस प्रदेश का मतदाता नहीं देखेगा। और मैं आज आपके चैनल पर आपसे बातचीत करते हुए एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। आपको अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में चाहे काडर स्तर प्रदेश का हो, चाहे जिला स्तर पर हो, मेरी ठीक ठाक एक नेटवर्क है, मेरी अच्छी खासी बातचीत है। इस मौलाना ने जो नंगी औरत कहने के बाद इन्होंने थप्पड़ खिलवाया है और खुद चुप हैं। कुंदरकी में जो हस्र इनका मुसलमान वोटर ने किया है ना इस बार, ये 27 के विधानसभा चुनाव में इनको देखने को मिलेगी। हर एक मस्जिदों तक ये बात लगातार पहुंच चुकी है, लगातार पहुंचाई जा रही है। और मैं 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सपा के साथ मिलके लड़ती है तो कांग्रेस अपना नुकसान करेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। अगर कांग्रेस अलग लड़े उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान भर भर के उसको वोट देने की तैयारी में बैठा हुआ है, इनको सबक सिखाने की तैयारी में बैठा हुआ है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस की सीटें बढ़ा रहे हो आप। अरे भाई साहब,
2014, 2019, 2024 से इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। अगर न्यूट्रलाइज नहीं हो चुका है, महत्वहीन नहीं हो चुका है, औकात विहीन नहीं हो चुका है, तो ये 3 बार की रिपीट होती सरकारें अस्तित्व में नहीं आती। 2017 के बाद 32 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर रिपीट हुई है। ये उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक नाम का इनका पुराना शोषा न्यूट्रलाइज हो चुका है। यही वजह है कि कांग्रेस के युवराज हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। वो ओबीसी खोज रहे हैं, वो एसटी एससी खोज रहे हैं, वो दलितों को खोज रहे हैं, वो सड़कों पर खोज रहे हैं, नौकरियों में खोज रहे हैं, टीवी चैनलों के एंकरों में खोज रहे हैं, हर जगह खोज रहे हैं। कारण क्या? उन्हें पता है कि अकेले अगर 100% मुसलमान वोट भी कोई पार्टी आज की डेट में भारत के किसी राज्य या भारत के लोकसभा चुनाव में हासिल कर ले, तो वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती। इसलिए मेरा तो निवेदन रहेगा कांग्रेस पार्टी से कि भैया इनके साथ गठबंधन मत करो, अलग अलग लड़ो। आप भी लड़ो, बहन जी भी लड़ें, अखिलेश जी भी लड़ें, भारतीय जनता पार्टी भी लड़े। और जब बहुकोणीय मुकाबला होता है तो जिन भाजपाइयों को या जिन राष्ट्रवादियों को ऐसा लग रहा हो कि अवनीश जो है ऐसी बात करके यार ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस भाजपा के लिए मुसीबत हो जाएगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी, तो भैया मल्टीपोलर इलेक्शन होता है, भाजपा की बल्ले बल्ले होती है। अखिलेश यादव मुद्दा विहीन है, वोट विहीन है, इनका पीडीए डंप हो चुका है, पीडीएस बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मुसलमान इनको इस बार सबक सिखाने पर उतारू है। उसके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से उनमें गंभीर नाराजगी है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे मुख्तार का लड़का, ये इसका अतीक का लड़का, ये का सदस्यता जाने वाली बात हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। और कुंदरकी में जो मुसलमानों ने किया है इनको, वही इनके साथ पूरे प्रदेश की एक-एक सीटों पे होगा। और सलमा जब बहकेगी तो वो कांग्रेस की गाड़ी में जाके बैठ जाएगी और भाजपा इस स्थिति में बिल्कुल सहज रहेगी और अच्छी तरह से आगे निकलेगी। इसलिए मुद्दा विहीन है सर। मुझे एक एक चर्चा जो कि बहुत तेजी से इस वक्त दिल्ली में चल रही है 2 दिनों से। सर एक बात बताऊं, हम वो लड़का लौंडा जब एग्जाम में फेल होके आता है तो पापा के सामने क्या बहाना बनाना है वो तैयारी करके रखता है। पर सर असलियत वो लौंडा खुद भी जानता है और पापा भी जानते हैं कि लड़का क्यों फेल हो रहा है बार बार। तो सर कांग्रेस का नेतृत्व भी जानता है, राहुल जी भी जानते हैं, वोटर भी जानता है, कार्यकर्ता भी जानता है। देखिए सच्चाई अंदर से सब जानते हैं कि जो 100 का हार का 100 डिफीट्स ऑफ राहुल गांधी, ये किताब लिखने का समय आ गया है अब, क्योंकि शतक इनका पूरा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इनके नेता हैं उनमें बड़ी बुरी हताशा है कि यार इस आदमी के चलते अब हम जीवन में कभी सत्ता में नहीं आएंगे। और कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग अन्य पार्टियों में अपना भविष्य खोजने लग गया है, और जो कांग्रेस के अंदर रहना है जिनकी मजबूरी है वो कांग्रेस में ही अन्य विकल्प खोजने लग गए हैं, जैसे कि प्रियंका को एक बार ट्राई क्यों न कर लिया जाए। राहुल गांधी ये बात समझ गए हैं कि उनको कांग्रेस के अंदर से चुनौती मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता का मूड और नेताओं का मूड, इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये वोट चोरी और चुनाव आयोग पे जो है नजला उतार दिया है। नहीं सर, माफ कीजिएगा, इसके बारे में आपका नहीं, क्या कहना है? हाँ मैं असहमत हूं। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में जो है खड़ा कर रहे हैं, उससे ये बहुत बड़ा एक खेल खेल रहे हैं। इस देश के चुनावी प्रक्रिया को ही संदेह के दायरे में लाके अवैध घोषित करवा देना, ये छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इतनी बड़ी साजिश नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। हम लोगों ने तो पहले ही बात की कि कांग्रेस में स्पष्ट बगावत है।
जब ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी उसी समय हो गया था, उसी दिन हो गया था। शशि थरूर ने पहले इनिशिएट कर दिया था, मनीष तिवारी उसके बाद, राजीव शुक्ला उसके बाद। एक ही संसद से अलग अलग आवाजें, राहुल कुछ और बोल रहे हैं, ये लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो वो तो साफ है। वायनाड में इनकी दीदी गई थी और वायनाड में पब्लिक मंच पे उन्होंने कहा कि मिलिए कांग्रेस के भविष्य से। और कौन स्टेज पे आया आपको पता है? मायरा और रेहान गांधी। तो प्रियंका ने तो कांग्रेस की अगली जनरेशन के लीडरशिप को लॉन्च कर दिया है वहां वायनाड में। तो इन भाई बहन के बीच में नेतृत्व कैसे चल रहा है? और इसके पहले भी प्रियंका के लिए कैंपेनिंग चलाई गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ये जो वोट चोरी का इनका जो फिल्म है, फ्रॉड फिल्म, सर ये भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश है। और ये विदेशी आकाओं के इशारे पर ये कर रहे हैं। ये इनका राहुल गांधी का अपना सोल एजेंडा नहीं है, अपना सोल कार्यक्रम नहीं है। विदेशी ताकतें नरेंद्र मोदी की तीसरी सत्ता के बाद आगे भी सत्ता कायम रहने की राष्ट्रवादियों की, इसको सूंघ लिया है। और भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक साजिश है कि भारत के निर्वाचन को ही, नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को ही, ऐसे किसी भी निर्वाचन को जिसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो विदेशी एजेंट हैं, सोनिया गांधी, अगर वो चुन के नहीं आते हैं तो इस देश का चुनाव ही अवैध है, वोट चोरी करके हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके मोहरे, जिसके प्यादे, जिसके लोकल सिपा सालार वो राहुल गांधी हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। आंतरिक कलह, क्योंकि सर कांग्रेसियों की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ना, वो कभी सीधी हुई ही नहीं। कांग्रेस के लोग वो गुलाम हैं जिन्हें कांग्रेस की गुलामी नहीं सहनी थी, वो कांग्रेस के नहीं रहे, छोड़ के जा चुके। जिन्हें जाना होगा वो आगे भी चले जाएंगे। जो कांग्रेस में आज हैं वो इस 10 जनपद खानदान के बिना अपने होने की कल्पना नहीं कर सकते। ये उस लेवल के गुलाम हैं, इन्हें उस लेवल की गुलामी लगी हुई है। तो आंतरिक कलह भाई बहन में हो सकती है, जिसको 10 जनपद परिवार लाद देगा मालिक के रूप में, वो हो जाएगा। इसलिए ये कोई झगड़ा नहीं है। वोट चोरी इस देश के खिलाफ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसको यहां इंप्लीमेंट करने का प्रयास राहुल कर रहे हैं। मुझे एक शंका है, भारत को बांग्लादेश बनाना, मोदी को शेख हसीना को नोच दिल नोच, वो जो राजीव त्यागी का हम लोगों ने कल उस पर डिस्कस किया। केवल राजीव नहीं सर, आप चले जाइए, सैकड़ों इकोसिस्टम ऐसे ही है। नहीं, सड़क पे इस प्रकार की अराजकता फैलाने की जिस दिन बारी आएगी, आपको लगता है कि तेजस्वी और अखिलेश भी इस योजना में इनका साथ देंगे, शामिल होंगे? सर उस फिल्म के नायक है राहुल गांधी, सहनायक है तेजस्वी, सहनायक है स्टालिन, सहनायक है अखिलेश यादव। ऐसे तमाम तत्व जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के हिस्से हैं, वो सभी इस बात की सच्चाई को मतलब जान गए हैं। अखिलेश ने जो कुंदरकी का नाम लिया, वो मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम जनता को वो बांग्लादेश की तैयारी कर रहे हैं क्या? लेकिन सर ये बैकफायर कर जाएगा ना। आप तो कुंदरकी चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान कुंदरकी होके आए थे ना। आप मुझे बताइए कि कुंदरकी में जो लाखों वोट का मार्जिन, लाख वोट से प्लस का मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को 1.25 लाख से ऊपर से जिताया है कुंदरकी के लोगों ने, वो वोट चोरी तो थी नहीं। अब अगर जहां की वोट चोरी नहीं है, जहां के मुसलमानों ने वाकई भाजपा को जिताया है, अगर उनको आप चोर कहोगे तो एक और विद्रोह मुसलमानों की तरफ से ये अखिलेश यादव अपने हिस्से ले गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये बैकफायर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये प्रयास करेंगे। हाँ, मैंने कल भी आपके साथ बातचीत में कहा था कि वोट चोरी और भारत को बांग्लादेश बना देने की इनकी साजिश में सबसे बड़ी उम्मीद इन्हें भाईजानों से है, हरे रंग से है, कि वो सड़क पर उतरेंगे। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, कुछ एक जगह आप मुझे ये बताइए, इनके एटम बम को फूटे हुए कितना समय हो गया? नहीं, एटम बम तो हम उसको तो हम लोग फुस्सी बम डिक्लेयर कर चुके हैं। नहीं, आप हम डिक्लेयर, एक मिनट, अच्छे नाम की चीज ही नहीं है बाबा जी। आप हम एक बार को छोड़ देते हैं, हम लोग कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले, चलिए छोड़ दीजिए। पूरे देश में अब तक एटम बम के बाद हंगामा मच जाना चाहिए था। मैं सो कॉल्ड स्थापित मीडिया से लेके सड़कों तक का हाल आप मुझे बता दीजिए। कहीं कोई गंभीर कहीं कोई गंभीर चेतना, कहीं इस तरह का कोई नैरेटिव
सिवाय कांग्रेसी नौकरों के, उनके पालतू यूट्यूबरों के और उनके कुछ ऐसे हैंडलों के अलावा, जिस त्यागी का कल हम लोगों ने जिक्र किया, उसके अलावा कहीं आप कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं सर। यहां तक कि मुझे हंसी आ गई, अजीत अंजुम जैसा इनके पेरोल पर पलने वाला, उसके एक वीडियो का मैंने थंबनेल में टाइटल देखा कि राहुल गांधी के आरोप को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जैसे वो परेशान है कि ये बम फूटा और इसकी कहीं हमत सुनाई ही नहीं दे रही है। सर, आपने एक चीज देखा है, राजनीतिक विश्लेषक नाम धर के जो कांग्रेस के पाले हुए लोग टीवी चैनलों पर दिखाई देते थे, आप जरा उनके तेवर देख रहे हैं? बचाव करने की जगह नहीं मिल रही है। इसलिए सर, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल हो, इन्होंने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी को वो इलेक्शन में नहीं हरा सकते। ये इनका प्रयास चलता रहेगा। लेकिन 2027 अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो अखिलेश यादव को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। और अगर कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने वोट चुराए हैं, तो अखिलेश यादव जी 37 सीटें जो 2024 के लोकसभा में आपने जीती हैं, एक एक का जवाब दीजिए, आपने कितने वोट चुराए हैं? महाचोर तो फिर आप साबित हुए ना। जी, कहने का सर ये मतलब है कि अखिलेश यादव भी उतने ही नर्वस हैं जितने तेजस्वी हैं, जितने राहुल हैं। प्रश्न चिन्ह राहुल की लीडरशिप पे भी है, प्रश्न चिन्ह अखिलेश की लीडरशिप पे भी है, प्रश्न चिन्ह तेजस्वी की लीडरशिप पे भी है। ये तीनों, इन तीनों को मैं लकी स्पर्म बोलता हूं। ये वो लोग हैं जिनको अपने बाप दादाओं से एक राजनैतिक विरासत मिली थी, जिसका इन्होंने मटियामेट कर दिया। एक और थे हमारे उद्धव भाव ठाकरे, कल राहुल गांधी की हाउस वार्मिंग पार्टी में सबसे पीछे बैठाए गए थे। अभी मेरी ओंकार सर से बात होते, नहीं वो कहते हैं नहीं, वो अपनी नाराजगी जताने के लिए, हो सकता है जानबूझ के पीछे बैठे हों। नाराजगी जताने वाले लोग पीछे नहीं सबसे आगे बैठते, बैठते, पपेला पकड़ते हैं। नहीं तो वो आते ही नहीं है ऐसी मीटिंगों में। या तो आते सबसे नहीं हो, अच्छा आते हैं तो बिल्कुल और आते हैं तो हाँ एकदम फफेला पकड़ लेने वाली जगह पे बैठते हैं। हाँ, तो ये लकी स्पर्म्स के बस की राजनीति है नहीं सर। ये इन्होंने बार 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 एस्टैब्लिश कर दिया है। सर, वो दिन बीत गए, चाय वाला अब देश का प्रधानमंत्री बनता है, जी, योग पथ से राजपथ पर आने वाला 25 करोड़ आबादी उत्तर नहीं प्रदेश नहीं, के मुख्यमंत्री बनते इसीलिए तो हैं। नहीं, लेई वो से दिन गए। पोस्टर सटाए जा रहे हैं। हम जब 8 साल के थे तब लेई से पोस्टर सटाते थे। ये सब काम रात में करते थे सर। चलिए अवनीश जी, आपने समय दिया था, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दोबारा बहुत बहुत मिलते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। सर जय श्री सर, राम। जय जय श्री राम।